Welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप जानते हो जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसी की रिवीजन सीरीज़ में हम हर दिन अराउंड 25 to 30 या 30 to 40 MCQ लाते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं। हम इस सीरीज़ में अराउंड 1500 प्लस MCQ लेके आएंगे, जिससे आपका जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है या जनरल स्टडीज़ है वो आपकी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी। इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो भी 4 ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं और जो कंसेप्ट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे होता है वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी आपने पढ़ा होगा जनरल स्टडीज़ का जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो आपको पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, मैं पूरी तरह से ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं और देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द साउथर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, कि जो साउथर्न मोस्ट हिमालयाज है उनको क्या बोला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं जो हिमालयाज है, अगर मैं इंडिया के मैप पे आ जाऊँ, मैं डायरेक्टली मैप पे ही आपको दिखाता हूँ ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कि जो साउथर्न मोस्ट हिमालयाज है उनको क्या बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली मैप पे ही समझाता हूँ। जी हाँ, ये रहा इंडिया का मैप। जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं, ये जो नॉर्थ वाला ये वाला पूरा पार्ट है ये हिमालयाज से कवर किया हुआ है। यानी जब हम इंडिया के नॉर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे हिमालयाज पूरी तरह से इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो हिमालयाज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है पहला पार्ट, ये है इस तरह से दूसरा पार्ट और ये है तीसरा पार्ट। मैं रफली यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। सबसे पहले जो हिमालयाज इंडिया के नॉर्थ में है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है, ये जो सबसे इनर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनर हिमालयाज। इसी का दूसरा नाम है ग्रेटर हिमालयाज। इसी का एक और नाम है हिमाद्री या सेंट्रल हिमालयाज। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है किसके, जो सबसे इनर वाली हिमालयाज है। हिमालय का जो इनर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनर हिमालयाज, या बोलते हैं इसको हम ग्रेटर हिमालयाज, या बोलते हैं हम उसको हिमाद्री, या बोलते हैं हम इसको सेंट्रल हिमालयाज। जब हम वहाँ से साउथ वर्ड आएंगे तो यहाँ पे आती है उसके बाद दूसरा उसका पैरेलल में जो हिमालयाज है, इसको हम बोलते हैं मिडल वाले को मिडल हिमालयाज। इसी का नाम है लेसर हिमालयाज और इसी को बोला जाता है हिमाचल हिमालयाज भी। फिर आता है साउथ मोस्ट, जो साउथर्न मोस्ट हिमालयाज का पार्ट है, इसको बोला जाता है आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज के अलावा इसको बोला जाता है शिवालिक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में और इंक्लूडिंग नेपाल में जो हिमालयाज फैली हुई है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। इनर हिमालयाज के नाम है ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, इस तरह से मिडल हिमालयाज के और नाम है मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज। अगर हम आउटर हिमालयाज की बात करें, इनका नाम है आउटर हिमालयाज और शिवालिक। क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हिमालयाज है उनमें से जो सबसे आउटर मोस्ट है या जो सबसे साउथर्न मोस्ट है वो कौन सी हिमालय, तो हम बोल देंगे डायरेक्टली वो कौन सी है, शिवालिक। और ये जो शिवालिक रेंज है इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको इस मैप पे दिखाता हूँ शिवालिक, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हिमालयाज का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वही है शिवालिक। ये आप देख सकते हो, ये रहा शिवालिक। शिवालिक कहाँ से, जो इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर से होते हुए पूरा ब्रह्मपुत्र वैली जो है वहाँ तक फैली हुई है आउटर हिमालयाज। और आउटर हिमालयाज अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे अगर हम बात करें जम्मू में, इसको जम्मू हिल्स बोला जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ धुंधवा हिल्स बोला जाता है इसको नेपाल में। इसी तरह से डफला, मिरी, अबोर, मिशनी, ये अलग अलग नाम डफला, मिशनी, अबोर और मिरी हिल्स बोला जाता है इनको अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा। और यहाँ पे आप जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ जाओगे, यहाँ पे शिवालिक्स का नाम हो जाता है अबोर, मिशनी और मिकिर। आपने ये देखा। तो यही तो क्वेश्चन नंबर क्या था, अब हम देखते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो साउथर्न मोस्ट हिमालयाज है उसको क्या बोला जाता है, तो हमने उसका राइट आंसर देखा
लिखा शिवालिक्स, क्योंकि हमने देखा जो हिमाद्री है, हिमाद्री कौन सा है, वो आता है आपका इनर मोस्ट जो हिमालय का पार्ट है। हिमाचल हिमालयाज़ हमने देखा जो मिडल हिमालयाज़ है उसका दूसरा नाम है। गढ़वाल अलग से है, इसका हम देख लेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक्स। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। हमने कोशिश की पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ दीज पासिस कनेक्ट्स इंडिया एंड तिब्बत? इनमें से कौन सा पास है, माउंटेन पास है जो इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है? देखिए पासिस क्या होते हैं, ये पूरा अगर इस तरह का माउंटेन है तो इसके बीच में एक गैप टाइप होगा जहाँ से हम आ जा सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसी को हम बोलेंगे माउंटेन गैप। तो बोलता है इनमें से माउंटेन पास, तो इनमें से इंडिया और तिब्बत को कौन सा पास कनेक्ट करता है? यहाँ पे देखिए बानिहाल पास ये है जो है ना, ये करता है कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर को। बानिहाल पास जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ जो चंगला पास है, ये कनेक्ट करता है लद्दाख और तिब्बत को। अगर मैं अगिल पास की बात करूं, ये करता है लद्दाख और चाइना के किस पार्ट को। इसी तरह से मैं बात करूं अगर लानकला, ये भी इंडिया और चाइना के बीच में है। तो यहाँ से हमने देखा बानिहाल पास जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, चंगला पास लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता है, आगिल पास लद्दाख और चाइना को कनेक्ट करता है, और लानकला पास यहाँ पे कनेक्ट करता है लद्दाख और चाइना को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंगला पास, क्योंकि ये किस किस को कनेक्ट करता है, लद्दाख और तिब्बत को। ये राइट आंसर हो जाएगा। बानिहाल पास जम्मू एंड श्रीनगर, चंगला पास लद्दाख एंड तिब्बत, आगिल पास लद्दाख एंड चाइना, लानकला पास लद्दाख एंड चाइना, या इंडिया एंड चाइना यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंगला पास। चलते हैं डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे लिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपिन इन इंडिया। जो कोपिन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की है उसके रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? देखिए ये आप राइट और रॉन्ग तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा कि कोपिन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेटर है हम पहले वही समझे कि जो कोपिन क्लासिफिकेशन है वो क्या है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा क्लाइमेटिक रीजन्स। जो कोपिन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसने पूरी इंडिया को 8 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया है। उसने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है उनको डिफाइन किया है, उनको अलग अलग रीजन में बांटा है। इसी तरह से जो इंडिया का क्लाइमेटिक रीजन है उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है किसने? कोपिन की जो स्कीम है। अकॉर्डिंग टू कोपिन्स डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 8 क्लाइमेटिक रीजन्स। 8 क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं ये देखिए आप यहाँ पे। मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, स्टेपी क्लाइमेट, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, हॉट डेजर्ट और पोलर टाइप। तो इन 8 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में पूरी इंडिया को अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम डिवाइड किया गया है। इसमें अगर मैं बात करूँ पोलर टाइप कहाँ आ जाता है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है, ये आ जाता है जो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ हॉट डेजर्ट की, ये आ जाता है जो राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पे आ जाता है कौन सा? हॉट डेजर्ट वाला एरिया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कोल्ड क्लाइमेट विंटर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है साथ साथ में, ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु वाला एरिया, ये है मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन इन समर। इसी तरह से AMW ये है मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, जो केरला कर्नाटका वाला पार्ट है इसके लिए बोला गया है। इसी तरह से BSW ये जो मिडल में है थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, ये कर्नाटका का थोड़ा सा आ जाता है, ये मध्य प्रदेश का, इसको नाम दिया गया है
स्टेपी क्लाइमेट यानी स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इसको आप एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा। तो ओवरऑल 8 क्लाइमेटिक कंडीशंस में इंडिया को डिवाइड किया है किसने? स्टेपी ने, सॉरी कॉपिन ने। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्या, ही क्लासिफाइड इंडिया इनटू 8 क्लाइमेटिक रीजन्स, बिल्कुल ठीक। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया विटनेस मॉनसून ड्राई समर टाइप ऑफ क्लाइमेट, बोलता है जो कोरोमंडल कोस्ट था ये वाला कोस्ट, उसको उसने किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में रखा है? मॉनसून ड्राई समर टाइप ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल सही है, भी हमने देखा। द रीजन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेटनेस ट्रॉपिकल सवाना काइंड ऑफ क्लाइमेट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने अभी देखा। पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नॉट फाउंड इन एनी स्टेट, बोलता है पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कहीं पे भी नहीं पाया जाता। हमने देखा जो कोपन का क्लासिफिकेशन है उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वो पोलर टाइप में आ जाता है। तो थर्ड भी गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, यानी पहला और दूसरा ठीक है, बाकी ये 2 गलत है। आप एक बार जो मैंने क्लासिफिकेशन दिखाई उसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि जो कॉपिन का क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वो उसने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन किया है। इंडिया के जो 8 मेजर रीजन्स है वो कौन कौन से है और कहाँ पे कौन सा रीजन है, ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसका यूटी बर्ड कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है कलीज फिजेंट, दूसरा है टाइगर, तीसरा है लायन, चौथा है पीकॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलीज पीसेंट। देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसका जो यूटी बर्ड है वो हो जाएगा कलीज फिजेंट। अगर स्टेट एनिमल यानी यूटी एनिमल पूछ लिया गया तो है कश्मीर स्टैग। कश्मीर स्टैग आपको पता है ये कश्मीर की जो रिवर राइन फॉरेस्ट है उसमें पाया जाता है और दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादातर पाया जाता है ये कश्मीर स्टैग। और किन फॉरेस्ट में ज़्यादातर पाया जाता है? जो रिवर राइन टाइप फॉरेस्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं कश्मीरी स्टैग। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। The United Nations celebrates the International Day of the Tropics every year on which of the following day? जो United Nations है वो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स सेलिब्रेट करता है, किस दिन ये सेलिब्रेट करता है? तो देखिए ये जो 4 डे है तो मैं सब के बारे में आपको बता दूंगा। 21 अगस्त की अगर हम बात करें इसको नेशनल सीनियर सिटीज़न डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। 21 अगस्त इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल सीनियर सिटीज़न डे। इसी तरह अगर 17 जुलाई की बात करें ये इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। ठीक है, 21 अगस्त नेशनल सीनियर सिटीज़न डे, 17 जुलाई इंटरनेशनल जस्टिस डे। इसी तरह से 11 मई की अगर मैं बात करूँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और जो 29 जून है ये मनाया जाता है, जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। तो हमने चारों डेज़ के बारे में देख लिया, तो अब आप खुद भी आंसर कर सकते हो। जो 21 अगस्त है वो है नेशनल सीनियर सिटीज़न डे, 7 जुलाई है इंटरनेशनल जस्टिस डे, 11 मई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 29 जून हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स हर साल मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और जो 2022 का इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी, क्योंकि 2023 का तो अभी आया नहीं, आपको पिछले साल की जो थीम है वो याद रखनी है, वो थी इनकरेज टू टॉक अबाउट द ट्रॉपिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट थीम भी आप याद रख लेना कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2022 थी उसकी इंपॉर्टेंट थीम क्या थी? इनकरेज टू टॉक about the tropics. Encouraged to talk about the tropics was the theme of the 2022 International Day of the Tropics. चलते और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 9 है वो किसके साथ डील करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो सेविंग पावर्स है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके साथ डील करता है सेक्शन 9 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में रीऑर्गेनाइज किया गया था। इसके लिए जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस की थी। ओरिजिनली उन्होंने 2 बिल्स इंट्रोड्यूस करी थी। चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस की थी अमित शाह ने वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की थी, 5 अगस्त को इंट्रोड्यूस की, 6 अगस्त को उन्होंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस करी और पास भी हो गई। राज्यसभा में 5 अगस्त को पास हुई, इंट्रोड्यूस हुई और पास भी हुई। 6 अगस्त को लोकसभा में पास हो गई। फिर 9 अगस्त को उस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया और वो एक एक्ट बन गया, जो बन गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो उसी का एक क्लॉज है, उसी का एक सेक्शन है 9 जिसमें बोला गया है एलोकेशन ऑफ जिसमें बोला है सेविंग पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 9 अगस्त को ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया और ये बिल एक्ट बन गई। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, जो बर्थडे है इंडिया के पहले जो होम मिनिस्टर है उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया था आज़ादी के बाद, तो उसी की याद में 31 अक्टूबर 2019 से इस एक्ट को फोर्स किया गया। अदरवाइज ये 9 अगस्त को ही कंप्लीट हो गया था जब प्रेसिडेंट ने इसको अपना असेंट दिया था और तब प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। जब ये एक्ट बना तब 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। इसी तरह से लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनी, वहाँ पे भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जम्मू एंड कश्मीर का बना था GC मुर्मू और लद्दाख का बना था RK माथुर। RK माथुर अभी भी लद्दाख के कंटिन्यूसली लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन जम्मू कश्मीर का GC मुर्मू अब नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब है मनोज सिन्हा, क्योंकि जो GC मुर्मू है उनको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, इसीलिए वो वैकेंट हो जाती पोस्ट, उसकी जगह पे मनोज सिन्हा को लाया। और जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 148 to 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इजिप्ट जो है इनमें से कौन सी क्रॉप उगाने में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो जो बेस्ट क्वालिटी क्रॉप बनती है ना इजिप्ट में, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉटन है वो बनता है कहाँ पे? इजिप्ट में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप। देखिए कॉटन कहाँ बनती है? ब्लैक सॉइल में। और अगर इंडिया में बात करें जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, इन एरियाज़ में, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। कर्नाटका में भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है कॉटन। अगर हम बात करें बैरले की, बैरले राजस्थान, इंडिया में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बैरले प्रोड्यूस होता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें सबसे ज़्यादा रशिया से आता है बैरले। यानी अगर हम बैरले की नेशनल टर्म्स में बात करें तो राजस्थान इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अगर वर्ल्ड की बात करें रशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैरले। इसी तरह कॉटन की अगर बात करें फाइनेस्ट क्वालिटी कहाँ से आती है? इजिप्ट से। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम बात करें इंडिया में तो गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कॉटन। इसी तरह अगर मेज़ की बात करें सबसे ज़्यादा मेज़ कौन सी स्टेट में बनता है? तो कर्नाटका के स्टेट में, यानी कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ क्रॉप इन इंडिया। अगर वीट की हम बात करें, वीट में नंबर 1 पे है यूपी। और आप यहाँ से देख लीजिए यूपी जो है वो शुगर की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉटन। देखिए क्वालिटी की बात अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं की, क्वालिटी की बात की है मैंने, न कि क्वांटिटी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया गोल्डन लंगूर्स कैन बी सीन। इनमें से कौन सी स्टेट में गोल्डन लंगूर्स पाए जाते हैं? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। यानी जो गोल्डन लंगूर्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में। हमने देखा था असम में ही हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल थी बिहू फेस्टिवल, और हमने देखा था तीन सीजन्स में एक साल में मनाई जाती है बिहू फेस्टिवल। अप्रैल में मनाई जाती है, इसी तरह से सितंबर अक्टूबर में मनाई जाती है, और मिड जनवरी में मनाई जाती है। तो बिहू फेस्टिवल जो असम की इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो साल में 3 बार मनाई जाती है, अक्टूबर में, अप्रैल में और जनवरी में। जनवरी में बोला जाता है इसको माघ बिहू, इसी तरह से अप्रैल में, अक्टूबर में बोला जाता है, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो बाकी आप देख लीजिएगा। तो इतना याद रखिए कि जो बिहू है वो 3 बार मनाई जाती है। कहाँ पे? असम में। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स है ओजोन डिप्लीशन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे नीचे वाला ये लेयर हो गया ट्रोपोस्फेयर, फिर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हो गया मेसोस्फेयर, फिर हो गया थर्मोस्फेयर, फिर हो गया एक्सोस्फीयर। ठीक है, जितने भी वेदर कंडीशंस होती है, जितने भी हैपनिंग्स होती है वो सारे कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फीयर में। यानी सबसे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, हमारी गैसेस के लिए, सारी चीज़ों के लिए कौन सा लेयर इंपॉर्टेंट है? वो है ट्रोपोस्फीयर। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर है यहाँ पे एक ओजोन लेयर है, ठीक है, जो क्या करती है, ऊपर से सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है, नीचे ज़मीन पे उनको नहीं आने देती है। इसीलिए ये जो ओजोन लेयर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बहुत से गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस की वजह से ये दिन ब दिन डिप्लीट होती है, और अगर ये डिप्लीट हो जाएगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्टली आ जाएंगे अर्थ में, जिनसे स्किन कैंसर होने के चांसेस हो सकती है। जो बाकी डिजीज़ होती है वो फैलने के चांसेस रहती है। इसीलिए ज़्यादातर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका सब्सटेंस, उसका यूज़ कम किया जा रहा है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कूलिंग एजेंट्स है उनमें पाया जाता है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलते हैं मीथेन, जिसको मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी गैस है, जो ग्रीन हाउस होता है उसके लिए प्राइमरी गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट वगैरह है वहाँ से निकलता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, वहाँ से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वैली इज़ बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयाज रेंज। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला मैप हमें पूछा कि जो पीर पंजाल और हिमालयाज हैं उनके बीच में क्या है। ठीक है, देखिए ये है काराकोरम रेंज, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, फिर आप वहाँ पे कर देना इसको रिलेट। सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, उसके बाद है लद्दाख रेंज, उसके बाद है ज़ांस्कर रेंज, उसके बाद है हिमालयाज, और उसके बाद है पीर पंजाल। और जो हिमालयाज और पीर पंजाल है उसके बीच में है कश्मीर वैली है। आप याद रखना ऑर्डर ऊपर से काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज, हिमालयाज रेंज और पीर पंजाल रेंज। और जो पीर पंजाल है और जो हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है, इसी के बीच आता है हमारा कश्मीर वैली। तो इनका ऑर्डर भी याद रख लीजिए, और क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैली ऑफ कश्मीर। तो इसके दरमियान कौन सा आता है? पीर पंजाल और हिमालयाज रीजन के बीच में वो आता है आपकी कश्मीर वैली। चलते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आल्सो नोन एज द साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बोला जाता है सुंदरबंस को। सुंदरबन इज आल्सो नोन एज द साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अबोर हिल्स आर लोकेटेड इन विच रीजन इन इंडिया। तो आई होप आपको ये चीज़ तो कम से कम पता होनी चाहिए, जो आपने सेशन देखा कि जो अबोर हिल्स है कहाँ पे पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, लेकिन एक बार दिखा दूंगा मैं आपको मैप पे। ये हमने अभी देखा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अबोर हिल्स यहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये अबोर हिल्स? आप खुद देखिए, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में।
तो आई होप आपको ये आज वाला सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़, अभी भी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सेशन, सॉरी, अभी भी MCQ है, मुझे लगा ये आखिरी है लेकिन नहीं, अभी भी है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Two union territories, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh came into existence on which date? ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको रिऑर्गेनाइज किया गया और उसके लिए 2 अलग बिल्स राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की। किसने? अमित शाह ने। बिल्स 5 अगस्त को इंट्रोड्यूस की राज्यसभा में और सेम डे पास होगी। फिर 6 अगस्त को लोकसभा में इंट्रोड्यूस की, सेम डे पास हो गई। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के पास गई और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया। जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये जो बिल थी J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये बन गई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये उस दिन से लागू नहीं हुई, बल्कि कब से लागू हुई? 31 अक्टूबर 2019। ये इसलिए मैंने आपको बोला था जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे उसकी बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर को होती है, उसी की याद में इसको 31 अक्टूबर से लागू किया गया, क्योंकि उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए ये चीज़ थी यहाँ पे। जब 31 अक्टूबर को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, इस एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेचर और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं। देखिए जिसमें, और लेजिस्लेचर भी जो जम्मू कश्मीर में थी वो थी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर मैं इंडिया में बात करूं, तू BMA कर 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाकी हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ये कौन कौन सी 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? वो है तेलंगाना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये ऐसी 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बाकी हर एक स्टेट में क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और इसी तरह से जो दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज घड़ाना वेटलैंड इज लोकेटेड? ये जो घड़ाना वेटलैंड है वो किस स्टेट में है? इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर में जो वेटलैंड्स है इसके अलावा वो है शालबाग वेटलैंड, शालबाग वेटलैंड है, हाईगांव वेटलैंड है जम्मू कश्मीर में ही। इसी तरह से सुरिनसर मानसर है, शालबाग वेटलैंड, हाईगांव वेटलैंड, सुरिनसर मानसर वेटलैंड, हुकरसर वेटलैंड, वुलर भी एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड में आती है। सो मोरारी भी थी लेकिन अभी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख में। तो इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन सी है? शालबाग वेटलैंड, हाईगांव वेटलैंड, सुरिनसर मानसर वेटलैंड, हुकरसर वेटलैंड, वुलर वेटलैंड। सो मोरारी भी लेकिन ये आती है अब लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में ये नहीं आती है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतना कंटेंट बनाया, अलग अलग जगह से चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, फिर हर एक ऑप्शंस के पीछे सर्च करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दोगे। चलते अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्राम लाहौर टू दिल्ली? इनमें से कौन सा ऐसा राजा था या सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे पहले कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने ही लाहौर से दिल्ली जो स्लेव डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल शिफ्ट की थी। आपको पता है आलम शाह मुग़ल एम्परर थे, बलबन, गियासुद्दीन बलबन, ये दिल्ली सल्तनत के रूलर थे। ये एक ऐसे रूलर थे जिसने संजीदा
एंड पाइबोस इंट्रोड्यूस किया था। किसने? बलबन ने। सजदा मतलब उसके दरबार में जो भी आता था उसको सजदा करना पड़ता था। पाइबोस और उसके फीट जो होते थे उनको टच करके उनको चूमना पड़ता था। तो ये वाला जो ट्रेडिशन था ये बलबन ने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें, जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये थे स्लेव किसके? मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी और जो पहली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, उसको भी शुरू किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर बने स्लेव डायनेस्टी के वो बने इल्तुतमिश, जिसको हम रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है और इसको हम बोलते हैं स्लेव ऑफ द स्लेव। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करते हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे। तो आई होप आप आज का जो ओवरऑल सेशन था वो यहाँ पे कंक्लूड होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो बाकी हिल्स थी जो मैंने नहीं दिखाई आपको, मैंने मैप पे दिखा दी, दूसरे मैप पे आप इंडिया के मैप पे भी दिखा सकते हो। इसी तरह से पासिस की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पास है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मिंट का पास, मैप पे दिखाया ही नहीं है। यहाँ पे एक पास जिसको बोलते हैं मिंट का पास। चलिए ये कभी आएगा जब न्यूज़ में या किसी क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, तो इस मैप को एक बार ज़रूर आप देख लीजिए। इजिप्ट के बारे में आया था, तो इजिप्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं क्योंकि नाइल रिवर यहाँ पे ही पाया जाता है। तो ये है इजिप्ट। इजिप्ट आज न्यूज़ में इसलिए था, इसलिए क्योंकि हम क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो फाइन क्वालिटी का कॉटन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो वो इजिप्ट में है। तो ये रही इजिप्ट। यहाँ पर आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा मैप पे। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छी और क्लियर लगी होंगी, हेल्पफुल सेशन लगा होगा। अगर आप हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर मोटिवेशन आएगी और ज़्यादा अच्छे मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करके आपको दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।